दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग हंसराज कॉलेज में आए हैं और यहाँ पे साहित्य अर्पण द्वारा साहित्य उत्सव मनाया जा रहा है और अभी हम लोग आपको इसकी पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे। इसमें शोभित त्यागी जी हैं, भावना जी हैं, नेहा शर्मा जी हैं और अन्य व्यक्ति हैं और बच्चों का कार्यक्रम भी है और उसको आप देखिए और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखिएगा। और इसके अंदर जो है ये हर वर्ष हो रहा है। साहित्य जगत में एक अपना अलग स्थान बना रहे हैं साहित्य अर्पण वाले। मैं संजय अग्रवाल आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान आपका। इसी क्रम में मैं स्वागत करती हूँ अशोक मधुक जी का। हर एक काव्य ग्रंथ साहित्य के आकाश में आप एक ज्योतिर्मय तारा, आपके शब्दों ने दी प्रेरणा, हमें जीवन का सहारा। आपकी कविताओं ने बांटा है स्नेह और सरलता, आपकी सरल भाषा में है गुण ज्ञान की सरलता। स्वागत है आपका इस मंच पर बारंबार, आपके आने से हुआ साहित्य उत्सव साकार, आपके आने से हुआ साहित्य उत्सव साकार। कवियों के इस मंजर में आपका अभिनंदन, हम सभी के दिलों में बसे आपके शब्दों का चंदन, हम सभी के दिलों में बसे आपके शब्दों का चंदन। इस मंच पर अपनी उपस्थिति से कृतज्ञ करें, हम सभी का सौभाग्य है कि हम आपका स्वागत करें। और आपका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी निर्मला जी को कि वो आए और मधुक जी का स्वागत करें। हमारी बहुत कुछ हूँ सर आप लोगों के सामने, लेकिन ये छोटा सा एक ये है कि आप ही आइए। मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर नीरजा चतुर्वेदी जी को। डॉक्टर नीरजा चतुर्वेदी जी यहाँ पाएंगे, कोई बात नहीं। मैं आमंत्रित करूंगी सुधीर अधीर जी को। से सस्ती है कविताओं की क्यारी, शब्दों से झलकती है जीवन की सच्चाई सारी, शब्दों से झलकती है जीवन की सच्चाई सारी। सुधीर अधीर जी, आपके विचारों की महक से हर दिल में बसती है सर्जन की फुलवारी। सुधीर जी, आपकी विचारों की महक से हर दिल में बसती है सृजन की फुलवारी। आपका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्री शोभित जी को। जोरदार तालियों से स्वागत। तो यहाँ पे देखिएगा।
ये आप देख रहे हैं महात्मा हंसराज जी की स्टैचू है। ये हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग खड़े हैं। इनका जन्म 1864 में हुआ और इनका मृत्यु 1938 में। ये प्रतिमा जो है महात्मा हंसराज की श्री एम वेंकैया नायडू, जो भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने करा 26 जुलाई 2022 को। उस समय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह और अध्यक्ष कॉलेज प्रबंध समिति की पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी व प्राचार्य प्रोफेसर रमा, हंसराज कॉलेज। नमस्कार, मैं हूँ एजेड मलिक, आईना इंडिया से। और इस वक्त हम साहित्य उत्सव में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं दुबई से आई हुई नेहा जी, जो साहित्य को इस वक्त यहाँ हिंदुस्तान में प्रोत्साहित कर रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ के हिंदुस्तानी होकर के भी ये दुबई में अरब जैसे ममालिक में रह करके इन्होंने साहित्य को वहाँ बढ़ावा दिया है। और उसी के तहत यहाँ पर हिंदुस्तान में आकर के ये साहित्य को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जो हंसराज कॉलेज के अंदर, हंसराज कॉलेज के साथ में ये मिलकर के आज इन्होंने बहुत अच्छा और बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। नेहा जी, इसका आखिर यहाँ पे मकसद क्या है ये साहित्य उत्सव का करने का? जी, दरअसल दुबई में तो हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन मेरा क्योंकि साल में एक बार आना होता है भारत में, तो मुझे करना ही है हर साल में एक बार, क्योंकि मुझे लगता है कि एक यही कड़ी है जो देश विदेश को साहित्य से जोड़ सकती है। जी, ये बहुत अच्छी बात है जो देश और विदेश को आपने साहित्य से जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन ये साहित्य का असल मकसद क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे? जी बिल्कुल। साहित्य सच कहें तो कितना विविध है, इसका विस्तार कोई कह नहीं सकता है। इसका कुछ सीमा ही नहीं है, पारावार ही नहीं है। और साहित्य अर्पण, जैसे कि मैंने बताया है कि मैंने आज से 8 साल पहले, 5 साल पहले शुरू किया था मैंने इसको। और अब तक मैं बहुत सारे कार्यक्रम कर चुकी हूँ इसके द्वारा, और जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये है कि लेखनी कभी ना रुके, बस वो बढ़ती जाए हमेशा, और हमेशा पन्नों पर चलती रहे। और सिर्फ लिखने वाले ही नहीं, बल्कि पढ़ने वाले, सुनने वाले भी इससे उतने ही आनंद के साथ, उतने ही उत्साह के साथ जुड़े रहे। मैं जानना चाहता हूँ इस चीज़ को कि आप जब देख रही हैं इस बात को कि साहित्य में रुचि रखने वाले आज ज़्यादातर पुरुष, शुरू से आज के आज महिला इससे इंटरेस्ट लेने लगी हैं, रुचि लेने लगी हैं इसमें। लेकिन साहित्य तो गांव से शुरू होता है, मेरा मानना ये है। हम गांव की भाषा और गांव की एक कल्चर को, गांव की संस्कृति को हम मिक्स करके और दुनिया को दर्शाते हैं। हमारा साहित्य वही है जो अपनी भाषा में हम उसको किसको प्रस्तुत करते हैं, उन कविता के रूप में या अपने लेखनी के रूप में। हमें उस गांव में जो बिल्कुल इंटीरियर में रह रहे हैं, उस गांव में हम कैसे इसको उभारेंगे और वहाँ की महिलाओं को इसमें रुचि कैसे लाएंगे? आपके पास में इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या विचार? देखिए, महिलाएं जो होती है ना, मुझे लगता है कि वो विचारों का भंडार होती हैं एक तरीके से। और क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि हमारी दादी नानियां हमें कहानियां, कविताएं सुनाया करती थी, लोरियों का जन्म हुआ वहीं से ही। तो मुझे लगता है कि जो औरतें हैं ना, चाहे वो ग्रामीण परिवेश से हो या फिर शहरी परिवेश से हो, जब तक कि उनको महत्ता नहीं समझाई जाएगी साहित्य की, तब तक कार्य सफल ही नहीं होगा। एक तरीके से साहित्य सफल ही नहीं होगा। और इसके लिए सबसे पहले है एक अलग जगाने की, जैसे कि जगह जगह पर कवि सम्मेलन कराए जाएं, और सिर्फ ये शहरों में नहीं कराए जाएं, गांव में भी कराए जाएं, और वहां पर भी लोगों को सुनने के लिए साहित्य का जो महत्व है वो उनको बताया जाए कि हाँ,
क्या है ये और कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चा परिचर्चा भी होना आवश्यक है, चाहे वो शहर हो या गांव हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साहित्य के बारे में बताया और इसके रुचि लेने के बारे में बताया हमें। मुझे लगता है कि इसको दूर दराज गांव देहात में, खास के महिलाओं के में इसकी रुचि नहीं है इस वक्त, और आप जैसे लोग इसको वहां तक गांव ग्रामीण में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नेहा जी, आप आईना इंडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे इसके बाद। गोल्डी गीतकार जी, हसमत भारद्वाज जी, मैं किसका नाम लूँ। मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ, और विशेष रूप से आज के इस समारोह के आयोजक साहित्य अर्पण संस्था की सीईओ एवं चेयरपर्सन आदरणीय नेहा शर्मा जी, जो दुबई से आई हैं, और भावना अरोड़ा मिलन जी, जो इसकी संयोजिका हैं, और उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत हृदय की अतल गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, ममनून हूँ। और बहुत अच्छा खूबसूरत संचालन कर रही हैं आदरणीय नैना जी, मैं उन्हें बहुत हृदय की अतल गहराइयों से बधाई देता हूँ। और 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। है अभावों में पलती हुई जिंदगी, है अभावों में पलती हुई जिंदगी, गम के दरिया में बहती हुई जिंदगी, गम के दरिया में बहती हुई जिंदगी, ओ अपनी हो के न अपनी हुई ये कभी, अपनी हो के न अपनी हुई ये कभी, जिंदगी को ये छलती हुई जिंदगी, जिंदगी को ये छलती हुई जिंदगी। और समय सीमा का ध्यान रखते हुए बहुत मुख्तसर कलाम पढ़ूंगा मैं। एक छोटा सा गीत, वैसे जैसा कि सब लोग जानते हैं मैं मूलतः गीतकार हूँ और श्रृंगार के लिए कुख्यात हूँ, लेकिन आज मैं उससे कुछ हट के पढ़ना चाहता हूँ। देखें, एक छोटा सा गीत राकेश जी आपको समर्पित है कि धरती जैसा धीरज मुझ में, नेहा जी, धरती जैसा धीरज मुझ में, जग कहता अंबर हूँ मैं, धरती जैसा धीरज मुझ में, जग कहता अंबर हूँ मैं, जैसा बाहर से दिखता हूँ वैसा ही अंदर हूँ। धरती जैसा धीरज मुझ में, जग कहता अंबर हूँ मैं, जैसा बाहर से दिखता हूँ वैसा ही अंदर हूँ मैं। क्षमा करिएगा, हमारे मंचासीन हमारी सहयोगी डॉक्टर नीरजा चतुर्वेदी जी हमारे बीच बैठी, मैं उनका भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। वो FM रेनबो में एंकर हैं और बहुत अच्छी कवित्री हैं। धरती जैसा धीरज मुझ में, जग कहता अंबर हूँ मैं, जैसा बाहर से दिखता हूँ
वैसा ही अंदर हूँ मैं। तो अंतरा देखें कि मन की व्यथा गीत बन गई, तृष्णा लेकर प्यास न आई। मन की व्यथा गीत बन गई, तृष्णा लेकर प्यास न आई। मरुथल सी हो गई जिंदगी, छाँव सुनहरी पास न आई। तो आदर्शों के मोल भाव में नैतिकता नीलाम हो गई। आदर्शों के मोल भाव में नैतिकता नीलाम हो गई। मर्यादा के हाथों निष्ठा छली गई पर रास न आई। तो राह सत्य की दुर्गम जिस पर चलना भी दुश्वार हुआ है। राह सत्य की दुर्गम जिस पर चलना भी दुश्वार हुआ है। नहीं पीर पैगंबर हूँ मैं, ना ही कोई रहबर हूँ मैं। धरती जैसा धीरज मुझ में, जग कहता अंबर हूँ मैं। जैसा बाहर से दिखता हूँ, वैसा ही अंदर हूँ। देखें दूसरा अंतरा कि मन प्रश्न सभी अनुत्तरित रह गए, अंतर मन का दर्द न जाना। प्रश्न सभी अनुत्तरित रह गए, अंतर मन का दर्द न जाना। नैतिकता का ह्रास हो गया, झूठ कपट का बढ़ा जमाना। नैतिकता का ह्रास हो गया, झूठ कपट का बढ़ा जमाना। किसको अपना कहें यहाँ पर, कोई नहीं सहारा है अब। किसको अपना कहें यहाँ पर, कोई नहीं सहारा है अब। पानी का बुलबुला है ये जग। अच्छा नया आयाम, जागरूकता बढ़ती चली और बड़ा कानून का ज्ञान। जागरूकता बढ़ती चली और बड़ा कानून का ज्ञान। कानून ज्ञान बढ़ता रहे लोग सतर्क, मानवता संभली रहे बिन भेदभाव और फर्क। ये मेरे शब्द थे इनकी पुस्तक के लिए। और साथ ही साथ चंद शब्द। कानून क्षेत्र में कदम धरा, एसएससी मेरिट में आया प्रथम नाम। कानून क्षेत्र में कदम धरा, एसएससी मेरिट में आया प्रथम नाम। राष्ट्र सेवा, राष्ट्र सेवा दिल में थी, दिल से किया देश सेवा काम, दिल से किया देश सेवा काम। मैं चाहूंगी कि सर 5 मिनट आप दें और अपनी पुस्तक के बारे में जरूर हमारे ऑडियंस को बताएं। तो जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करती हूं ऐसी धन्यवाद भावना जी। ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा मुझे अपने परिवार से मिली, जिस देहात गांव से मैं आता हूँ वहाँ से मिली। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर प्रथा है कि बड़ी बड़ी ट्रेनिंग करना, अमेरिका, कनाडा, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में जाकर और सारा ज्ञान लेकर एक दिन रिटायर होकर चले जाना, गुमनामी में ज़िंदगी जीना। मुझे लगभग रिटायर हुए 7 साल होने जा रहे हैं। मैं पहले दिन से इतना बिजी हूँ कि मैं नौकरी के दौरान भी इतना बिजी ना रह सका जितना मैं अब रिटायरमेंट के बाद हूँ। तो ये प्राथमिकताएं जो होती है वो प्राथमिकाएं हैं, वर्ड है एफआईआर, प्राथमिकाएं, कैसे एफआईआर लिखी जाए। तो ये मेरी जो पुलिस की ज़िंदगी है, जो मेरा सफ़रनामा है, उसका एक निचोड़ है कि कैसे मैं अमेरिका के अंदर जो मैंने ट्रेनिंग ली, लंदन में मैं 2 बार इन्वेस्टिगेशन के लिए गया। किरण बेदी का श्रीदेवी का एक मर्डर हुआ था दुबई में, मैं दुबई भी गया था। मेरे साथ यदि एआई पर जुड़ेंगे तो श्रीदेवी के साथ ही मेरा नाम जोड़ा जाता है, क्योंकि उसकी जो मर्डर की कहानी मैंने अनरिवील की थी, किस तरह से उनका मर्डर किया गया। तो ये जो एक यात्रा थी पुलिस की, जो मेरा अपना तजुर्बा था, उस जिंदगी का निचोड़ इस किताब के अंदर है। चूँकि ये किताब हिंदुस्तान में पहली और ये नहीं कह सकता आखिरी होगी, पर लिखने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ही नीरस विषय है, परंतु ये आज बहुत इम्पोर्टेंट है।
आज कल से हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में ये कानून लागू होने जा रहे हैं। पिछले 160 साल से जो कानून चले आ रहे थे, जो हमारी ब्रिटिश गुलामी की एक निशानी थी, पहले इस देश में मुगलिया शासन था, फिर ब्रिटिश शासन रहा, हम उन कानूनों को बदल नहीं पाए, सरकारों की कोशिश नहीं की। अच्छे या बुरे कानून बदले गए एक अलग चीज़ है, इसमें बाद में सुधार किया जा सकता है, परंतु मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक आम आदमी को ज़िंदगी में जो प्रभावित करती हैं चीज़ें, उस बारे में एक साहसिक पहल जरूर की है सरकार ने, और उसका परिणाम है कि कल से रात को 12 बजे से इस हिंदुस्तान में नए कानून लागू हो जाएंगे। आमतौर की भाषा में बोला जाता है, जैसे ये आदमी 420 है तो 420 धारा ही नहीं होगी, 356 से ऊपर धारा ही नहीं है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो आज के टाइम में ज़रूरत थी, उन तमाम चीज़ों को कानून में लाया गया है। जैसे आप पहले कोई भी FIR लिखवाने थाने जाना पड़ता था, सुनवाई नहीं होती थी, बात नहीं की जाती थी। अब आपको ये सुविधा होगी कि आप यदि थोड़ा बहुत भी मोबाइल चलाना जानते हैं, इंटरनेट के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, आप विदेश से बैठ के भी FIR दर्ज करा सकते हैं। एक बहुत बड़ी एक पहल है सरकार की, और एक आम आदमी को इसका जरूर फायदा होगा। और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए इस कानून में बहुत सारे प्रोविज़न किए गए, क्योंकि महिलाओं को इस देश में दूसरी निगाह से देखा जाता रहा है, गलत निगाहों से देखा जाता रहा है, परंतु इस कानून के द्वारा महिलाओं की सशक्तिकरण की जो बात आ रही है वो भी इसके अंदर है। देश में कैसे जो विरोधी ताकतें हैं टाइम एंड अगेन आती रहती हैं, उनको कैसे निपटा जाए, उसके बारे में बहुत सख्त कानून लाए गए हैं, जिससे कि एक मैसेज समाज के अंदर पहुंचे कि यदि इस देश के बारे में, भारत के बारे में यदि आपने कोई इस तरह की चीज़ की कि इसको कमज़ोर करने की कोशिश की, तो सरकार ने वो कानून बनाया है कि आपको सालों साल जेल में रहना पड़ेगा और बहुत भारी जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस किताब का निचोड़ यही है। अभी एक किताब मेरी एक अंडर पब्लिकेशन है, ये FIR लिखी गई, FIR के बाद में पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी वो भी एक रास्ता बताता है। इस हिंदुस्तान में बड़े बड़े IPS ऑफिसर, बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स स्टार लगा के रिटायर होते हैं, अशोक तोप तलवार, परंतु इतनी हिम्मत नहीं कर पाते अपनी हिम्मत से, तजुर्बे से कोई किताब लिखनी चाहिए। अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज में एक छोटा सा भी मोची भी होता है तो अपने जीवन के बारे में 10 पेज की पैम्फलेट लिख के जाता है, कुछ ना कुछ अपने तजुर्बे छोड़कर जाता है, परंतु पुलिस ऑफिसर्स इतनी नॉलेज होते हुए, इतनी जानकारी होते हुए वो रिटायरमेंट के बाद ब्लैंक होकर चले जाते हैं, तो अच्छा मैसेज नहीं है। तो उन सभी के लिए मैसेज है कि उन तमाम को अपने जीवन के अनुभव लिखने चाहिए, अपनी पुलिस की यात्रा में क्या क्या आम आदमी को फैसिलिटेट किया, क्या परेशानियाँ आई, क्योंकि पुलिस के ऊपर जो दाग हैं, इतने खतरनाक किस्म के दाग होते हैं। आप डेली अखबार में पढ़ते हैं कि वहाँ SHO ट्रैप हो गया, सिपाही ट्रैप हो गया, ऊपर वाले अधिकारी हमेशा बचते रहे, परंतु अब वो टाइम बदलेगा, या रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होंगी। यदि आपने नहीं किया तो आप भी जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं, ऊपर तक उनकी जिम्मेदारियां फिक्स होंगी। यही इस किताब का निचोड़ है। मैं उम्मीद करूंगा ये मेरी जो किताब है मैंने किसी व्यावसायिक उद्देश्य से नहीं लिखी है कि मैं पैसा कमाऊं, ईश्वर का आशीर्वाद है। मेरा एक ही बेटा है, वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, बाहर रहता है, भाई बहन अमेरिका में रहते हैं। केवल इस किताब के द्वारा मैं अपना मैसेज देना चाहता था, जो मेरा मैसेज जा चुका है। ये किताब फ्लिपकार्ट पर, अमेज़ॉन पर, ऑनलाइन तमाम सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि किताब पहली और आखिरी तो नहीं कह सकता, तो इसलिए ये किताब आज बहुत डिमांड में है, लोग इसको पढ़ते हैं, जानते हैं। आम आदमी के लिए लिखी गई है, शुद्ध हिंदी भाषा में लिखी गई है। मैं उत्तर प्रदेश आगरा में मेरा जन्म हुआ है, तो मेरी जो भाषा रही है पूर्णतः हिंदी और बिल्कुल संस्कृत में भाषा रही है। तो उसका आशीर्वाद रहा है परमपिता माता सरस्वती का कि मेरे ऊपर जो है उनकी असीम कृपा रही है, उसी के लिए मैं साहस कर पाया हूँ। परंतु जो दूसरी किताब आ रही है ये इंग्लिश में है। आज की डेट में गूगल ऐप के अंदर आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, वर्ल्ड की किसी भी लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट की जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ जिस दिन दूसरा प्रोग्राम होगा तो दूसरी किताब भी मेरी लॉन्च होगी और मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए किताब भी लेकर आऊँगा। धन्यवाद।